हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लास में। आज मैं लाया हूं आपके लिए बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, वंशागत एवं विभिन्नताएं, पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा चुका हूं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक संकर संकरण जनक पीढ़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एक संकर संकरण जनक पीढ़ी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडेल ने मटर के शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों का चयन किया, इनको पैतृक या जनक पीढ़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक संकर संकरण जनक पीढ़ी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडेल ने मटर के शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों का चयन किया, इनको पैतृक या जनक पीढ़ी कहते हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी लोग नोटबुक बनाते रहें ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई परेशानी ना हो और आप उससे याद भी कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। प्रथम संतति पीढ़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम संतति पीढ़ी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, मटर के लंबे लगभग 2 मीटर पौधों का बौने पौधों आधा मीटर के साथ संकरण किया, इनसे बने बीजों को अंकुरित करने पर संकर बीजों से लंबे पौधे उगे। इस प्रकार के दो विपरीत गुण वाले जनक पौधों को संकरण से उत्पन्न पौधों को संकर तथा इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम संतति पीढ़ी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, मटर के लंबे लगभग 2 मीटर पौधों का बौने पौधों आधा मीटर के साथ संकरण किया, इनसे बने बीजों को अंकुरित करने पर संकर बीजों से लंबे पौधे उगे। इस प्रकार के दो विपरीत गुण वाले जनक पौधों के संकरण से उत्पन्न पौधों को संकर तथा इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी कहते हैं। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रथम संतति पीढ़ी को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप लिख सकते हैं इसमें से इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। द्वितीय संतति पीढ़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय संतति पीढ़ी क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने लंबे पौधों वाली संकर पीढ़ी में स्वपरागण किया और उससे बने बीजों को बोने पर द्वितीय संतति पीढ़ी में लंबे व बौने प्रकार के पौधों 3:1 के अनुपात में उगे। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें यह भी आ सकता है, द्वितीय संतति पीढ़ी को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप इसमें से याद रखिएगा, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय संतति पीढ़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तृतीय संतति पीढ़ी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तृतीय संतति पीढ़ी का अध्ययन करने पर पता चला कि F2 के सभी बौने पौधों से स्वपरागण के बाद बौने पौधे बनते हैं। अतः बौने पौधों बौनेपन के लिए शुद्ध हैं, जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे। क्वेश्चन नंबर 14, तृतीय संतति पीढ़ी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तृतीय संतति पीढ़ी का अध्ययन करने पर पता चला कि F2 के सभी बौने पौधों से स्वपरागण के बाद बौने पौधे बनते हैं। अतः बौने पौधे बौनेपन के लिए शुद्ध थे, जबकि 2/3 अशुद्ध लंबे थे। क्वेश्चन नंबर 15, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने एक बार तो बौने पौधों को मादा की तरह लंबे पौधों का नर पौधों के रूप में प्रयोग किया, अर्थात बौने पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र पर व पौधों के पुष्पों के परागकणों द्वारा परागण कराया। व्युत्क्रम संकरण में नाटे या बौने पौधों को नर तथा लंबे पौधों को मादा पौधों के रूप में प्रयोग किया, इसी को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम संकरण क्या है? एक बार फिर देख लेते हैं इसका आंसर।
मेंडल ने एक बार तो बौने पौधों को मादा की तरह लंबे पौधों का नर पौधों के रूप में प्रयोग किया, अर्थात बौने पौधों के फूलों के वर्तिकाग्र पर व पौधों के पुष्पों के परागकणों द्वारा परागण कराया। व्युत्क्रम संकरण में नाटे या बौने पौधों को नर तथा लंबे पौधों को मादा पौधों के रूप में प्रयोग किया, इसी को व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसमें क्वेश्चन दोनों भी आ सकते हैं, रिसिप्रोकल संकरण क्या है, या ये भी आ सकता है व्युत्क्रम संकरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के प्रयोगों में आनुवंशिकी के कारक क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के प्रयोगों में आनुवंशिकी के कारक क्या हैं। इसका उत्तर हो जाएगा पौधों का लंबापन व बौनापन एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है जो युग्मक कोशिकाओं के जीव द्रव्य में किसी न किसी रूप में अवश्य पाए जाते हैं। मेंडल ने इनको कारक का नाम दिया। प्रत्येक लक्षण के दो एकक कारक होते हैं, इन्हीं को आनुवंशिकी के कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मेंडल के प्रयोगों में आनुवंशिकी के कारक क्या हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रत्येक लक्षण के दो एकक कारक होते हैं, इन्हीं को आनुवंशिकी के कारक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभाविता या प्रबलता क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रभाविता या प्रबलता क्या है। उत्तर हो जाएगा इसका, यदि लंबेपन के कारक को कैपिटल टी से और बौनेपन को स्मॉल टी से निरूपित करें तो पौधों में स्मॉल डबल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी तथा में से कोई भी दो कारक साथ आ सकते हैं। इनमें से कैपिटल टी, स्मॉल टी संकर हैं जिसमें लंबे व बौनेपन दोनों के कारक एक साथ उपस्थित हैं, किंतु इनसे केवल लंबे पौधे ही बनते हैं। इसका कारण यह है कि लंबापन पौधों के बौनेपन को दबा लेता है, अर्थात कैपिटल टी प्रभावी कारक है तथा स्मॉल टी मेंडल ने इसको प्रभाविता का नियम माना। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, मेंडल के वंशागत के नियम क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल के वंशागत के नियम क्या हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल ने अपने परीक्षणों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादन किए जो अब मेंडल के वंशागत के नियम कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, प्रभावता एवं अप्रभावता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल के वंशागत के नियम क्या हैं। तो इसका आंसर है, मेंडल ने अपने परीक्षणों के आधार पर 3 नियम प्रतिपादित किए जो अब मेंडल के वंशागत के नियम कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं, प्रभावता एवं अप्रभावता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, स्वतंत्र या अपव्यूहन का नियम। मेंडल के वंशागत के 3 नियम हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 प्रभावता एवं अप्रभावता का नियम, पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर 19, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपर्यासी युगलों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के दोनों गलत हो गए। प्रत्येक युगल के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है। यह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 फिर देख लेते हैं, प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मेंडल के अनुसार जीवों के लक्षणों को विपर्यासी युगलों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक युगल के
दोनों लक्षणों के कारकों के साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है, यह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सका अप्रभावी लक्षण कहला सकता है। अगर शॉर्ट में आता है तो आप यही भी लिख सकते हैं, जो लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करता है प्रभावी लक्षण कहलाता है और जो लक्षण स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर सकता है वह अप्रभावी लक्षण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पृथक्करण का नियम बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, पृथक्करण का नियम बताइए। उत्तर, इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। युग्मनज में यह लक्षण या कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं किंतु यह समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पृथक्करण पृथक्करण का नियम बताइए। तो देख लेते हैं पृथक्करण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। युग्मनज में यह लक्षण या कारक पुनः साथ साथ आ जाते हैं किंतु यह समाप्त नहीं होते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग नोटबुक बनाते रहिए, इन्हें नोट करते रहिए और दोहराते रहिए। आगे परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी प्रॉफिट मिल सके।